एक आदमी एक लाइन का एक बयान देता है और पूरी की पूरी सरकार किसी देश की टूट पड़ती है। सारा मीडिया उस पर चर्चा करने लगता है, उसकी बायोग्राफी, उसका कामकाज, उसका प्रोफाइल, कैसे काम करता है, सारी जानकारियाँ खोदी और निकाली जाने लगती हैं। और 92 साल के उस बूढ़े ताऊ की ये हैसियत है कि वो एक लाइन बोलकर किसी एक देश की सबसे अधिक शक्तिशाली सत्ताधारी पार्टी को उद्वेलित कर देता है, वो फड़फड़ाने लगती है। ऐसे आदमी की क्या खासियत है, वो कौन आदमी है और वो किस तरह से पैसे कमाता है, कहाँ से पैसे लाता है और उनका इस्तेमाल कैसे करता है, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, इस सब को समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ, उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। मैंने नाम नहीं बताया था, लेकिन आप समझ गए होंगे कि बात जॉर्ज सोरोस की हो रही है। जॉर्ज सोरोस कौन है और वो इस पूरी दुनिया से कैसे खिलता है। अगर मैं सोरोस के नेटवर्क, उसके संगठन, उसकी संस्थाएं, उसके ऑपरेशंस पे जाऊंगा तो 1 साल तक चैनल इसी पर चलाया जा सकता है। दुनिया के सारे देशों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा बुद्धिजीवी जॉर्ज सोरोस के साथ सीधे और प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्ट नहीं, छिपी हुई दोस्ती नहीं, सीधे वो सोरोस के लिए काम करता है। और ये ऐलानिया है। बड़े बड़े दुनिया भर के एनजीओज सोरोस के लिए काम करते हैं। सोरोस के ऊपर आरोप लगता है कि वो दुनिया में जिस देश को चाहे लड़खड़ाने को मजबूर कर सकता है, इतना बड़ा मैनिपुलेटर है। लेकिन उस बुढ़ऊ की ये सारी खूबियां क्या हैं, इसको जानने से पहले हम शुरू करते हैं कि इस आदमी के पास पैसा कहां से आता है। जॉर्ज सोरोस पूंजीपति है, उसकी पूंजीपतियों जैसी इच्छाएं हैं, सरकारों को उंगलियों पर नचाने की भी इच्छा है, उसकी राजनीतिक हसरतें भी हैं। और जॉर्ज सोरोस को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कोई ये बात करता है कि भारत में अडानी और अंबानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में हैंड इन ग्लव्स रहते हैं और खुलकर पॉलिटिकल ओपिनियन दिए बगैर वो अपना दखल रखते हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये पूरी दुनिया का जो कैपिटलिस्ट समाज है वो राजनीति में कैसे हस्तक्षेप करता है। लेकिन पहले आते हैं अडानी के बारे में। आपको पता है कि कैसे वो अपना कारोबार बढ़ाते हैं, वो कर्जा लेते हैं, उससे नई कंपनी खरीद लेते हैं, कर्जा लेते हैं, नई कंपनी खरीद लेते हैं। कुछ हिंडनबर्ग ने बताया, कुछ आपने समझा, लेकिन सोरोस का काम करने का तरीका एकदम अलग है। सोरोस बाजार से खेलता है, अर्थशास्त्र का बहुत तगड़ा खिलाड़ी है और दुनिया के सारे लोग उस 92 साल के बूढ़े के टैलेंट का लोहा मानते हैं। सोरोस एक खास तरह का म्यूचुअल फंड चलाता है जिसे हेज फंड कहा जाता है। हेज फंड क्या होता है? हेज फंड एक ऐसा बड़ा म्यूचुअल फंड जिसमें बहुत सारे अमीर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने को देते हैं। यानी एक ऐसा फंड जिसमें छोटे मोटे लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मैं और आप नहीं कर सकते। और सोरोस के हेज फंड की ये ताकत है कि पिछले 40 साल से लगातार 19-20 के साथ में वो हर साल अपने इन्वेस्टर्स को 20% का रिटर्न निकाल के देता है। यानी 100 रुपए के 120 रुपये साल भर में बना देगा। कोई भी दूसरा फंड, दूसरा बैंक, दूसरी स्कीम, स्टेट बैंक, पोस्ट ऑफिस से लेके एफडी से लेके आपको इतना रिटर्न नहीं दे पाएंगे। सोरोस ये पैसा कहाँ से लाता है और कैसे ये इन्वेस्टर्स के पैसे बढ़ाता है, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अडानी साहब ने अगर इतनी सारी फैक्ट्रियाँ ना खोली होती, सोरोस को पैसे दे दिए होते, तो 3.5 साल में डबल पैसे करके दे रहा होता। ये जो 20% है इसको अगर आप जोड़ें
तो 3.5 साल में पैसे दुगने कर देता है और 40 साल से कर रहा है वो। और दुनिया भर के अमीर अपना पैसा वहां इन्वेस्ट करते हैं, छोटा मोटा आदमी कर नहीं सकता, वो 10, 20, 50 करोड़ वाले काम नहीं उधर। उसका काम करने का तरीका क्या है कि वो ये जानता है, अब कुछ लोग कहते हैं कि वो मैनेज कर लेता है, मैनिपुलेट कर लेता है, चीज़ों को ऊपर नीचे ले जाता है और अर्थव्यवस्थाओं को, देशों को गिरा देता है, लड़खड़ाने पर मजबूर कर देता है। हो सकता है ये बातें सही हों, लेकिन मजबूत आदमी को गिराना आसान नहीं होता। जो अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हैं, जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, जिनकी प्रगति ईमानदारी से हो रही है, उनको कोई भी नहीं गिरा सकता। ये तथ्य है, किसी भी अर्थशास्त्र के जानकार से जान लीजिए। तो ये जो मास्टर मैनिपुलेटर है, जो हर 3.5 साल में पैसे दुगने करके देता है, इसने कैसे कैसे किस किस को गिराया। तो अभी ये 5 साल पुरानी बात है, 97 में थाईलैंड की पूरी इकोनॉमी क्रैश कर गई। कैसे कर गई? थाईलैंड के अपनी जो मुद्रा थी उसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी और वहां पर बैंकों में ब्याज भी ज़्यादा मिल रहा था। अमेरिका में 7% के आसपास ब्याज है और थाईलैंड में 11% के आसपास ब्याज है। लोगों ने अमेरिका से लोन ले लेकर थाईलैंड के यहाँ पर बैंकों में ब्याज रखना शुरू कर दिया, पैसा रखना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया से कैपिटल का फ्लो थाईलैंड के बैंकों की तरफ आने लगा और डॉलरों से थाईलैंड का खजाना भर गया। थाईलैंड खुश था और अपनी मुद्रा छापे जा रहा था और अचानक 97 आता है और एक नया सेंटीमेंट कहीं से उभरता है। जो विदेशी लोग थे, जिन्होंने पैसा वहाँ के बैंकों में जमा कर करके रखा हुआ था, वो अचानक पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। जो करंट अकाउंट डेफिसिट माइनस में था, वो प्लस में चला जाता है और वहाँ पर उनके रोज़मर्रा के काम चलाने के लिए भी फंड नहीं बचता है और वो लड़खड़ाता चला जाता है, जिसका रिफल इफेक्ट कई दूसरे देशों की मुद्रा के साथ हुआ, येन के साथ हुआ और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों के साथ में हुआ। और ये इस तरह से खेल करता है। इससे अंदाज़ा लगाइए, चीन, रूस, जापान, टर्की, सब जगह की चीज़ों में ये हस्तक्षेप कर चुका है। शॉर्ट ऐसे करते हैं कि मैंने आपसे कोई चीज़ ज़्यादा दाम पे उधार में ले ली, आज की तारीख में रेट ज़्यादा है, मैंने आपसे कहा उधार दे दो। जैसे कि ये मोबाइल फ़ोन है, मैंने आपको कहा कि भाई एक मोबाइल फ़ोन मुझे जो है 100 मोबाइल फ़ोन दे दो, 500 रुपये का मोबाइल है, 15 दिन बाद मैं आपके मोबाइल फ़ोन लौटा दूंगा और 25 रुपये ऊपर से दूंगा आपको। आपने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने उस मोबाइल फ़ोन को हफ्ते भर बाद मुझे पता चला कि मोबाइल सस्ते पड़ेंगे, तो मैंने इनसे लेके मोबाइल आज दे दिए, कहीं और आगे सप्लाई कर दिए और जब सस्ता हुआ तो वो मोबाइल खरीद के इनको लौटा दिया। तो इस तरह का शेयर में भी दूसरी चीज़ों में होता है। लेकिन इन्होंने जो खेल किया था यूरो वाला, वो अलग किया था। हुआ ये था कि यूरोपियन यूनियन का गठन हो रहा था और उस प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा ये थी कि अलग अलग देश हैं, वहाँ जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, पुर्तगाल भी है। तो किसी देश की मुद्रा का दाम ज़्यादा था, किसी का नीचे था। तो ऐसे में आपको मुद्रा को इक्वलाइज करना था कि भाई सारी मुद्राओं में किसी मुद्रा का दाम बढ़ना था, कम करना था। तो एक एक्सचेंज मैकेनिज्म कुछ उन्होंने बनाया, जिसका नाम दिया उन्होंने ERM। इसकी डिटेल पे नहीं जाएंगे वरना कन्फ्यूजन होगा। तो उस मैकेनिज्म को बनाने के बाद में मुद्राओं का दाम ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन ब्रिटेन कह रहा था भाई साहब हम तो अपनी मुद्रा का दाम नीचे नहीं करेंगे, यूरो की नाक ऊंची है, यूरो सबसे महंगा है, वो माफ़ कीजिएगा ब्रिटिश पाउंड सबसे महंगा है, सबसे महंगा था और सबसे महंगा रहेगा, हम इसका दाम कम नहीं करेंगे। ब्रिटेन में महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी और ब्याज भी बहुत ज़्यादा था। जॉर्ज सोरोस अर्थशास्त्र का एक्सपर्ट है, वो समझ गया कि ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, ब्रिटेन की मुद्रा को एक न एक दिन घुटने पर आना ही पड़ेगा। और यही हुआ, पौंड गिरना शुरू हो गया। जब पौंड गिरना शुरू हुआ तो बहुत सारा पौंड जॉर्ज सोरोस ने अपने पास इकट्ठा कर लिया था, उसको एक साथ बेच दिया।
एक रात में, एक दिन में 1 अरब पाउंड स्टर्लिंग का फायदा किया। 1 महीने के अंदर 1.5 अरब और बना लिए। ये अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल खेल में से एक माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जॉर्ज सोरोस ने मैनिपुलेशन किया। कुछ लोग मानते हैं कि ये जॉर्ज सोरोस की आर्थिक बुद्धि थी, जिससे उसने समझ लिया था कि पौंड को तो गिरना ही पड़ेगा, तो मैं इसको संभाल लूँगा। 13% ब्याज था उस समय ब्रिटेन में, और महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा थी। और वहाँ का जो आरबीआई है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, उसने पहले तो आप याद कीजिए, मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे बीच में कि जब अमेरिका में ब्याज बढ़ा तो हमारे आरबीआई ने क्या गलती की। हमारे आरबीआई ने बाज़ार में अपना ही रुपया खरीदना शुरू कर दिया डॉलर बेच बेच के, ताकि रुपए का दाम गिरने से रोका जा सके। इसका नुकसान ये हुआ कि दूसरी मुद्राएं ज़्यादा गिरी, हमारी मुद्रा कम गिरी। तो हमारा एक्सपोर्ट जितना बढ़ना चाहिए था मुद्रा गिरने के कारण, वो नहीं बढ़ा, दूसरों का बढ़ गया। दूसरों ने अपनी मुद्रा को गिरने दिया, हमने रोक के रखा, और फाइनली हमको अपनी मुद्रा को भी रिलीज़ करना पड़ा। माफ़ कीजिए, उसको रिलीज़ करने का मतलब ये है कि हमको उसमें हस्तक्षेप बंद करना पड़ा। और अगर उस समय भी कोई जॉर्ज सोरोस बैठा होता तो वो प्रेडिक्ट कर सकता था कि एक दिन तो इनका हस्तक्षेप इनको बंद करना ही पड़ेगा। इनके विदेशी मुद्रा भंडार की सीमाएं हैं, उस दिन मैं खरीद लूँगा और शॉर्ट कर दूंगा। तो ये जो है ब्रिटेन में बड़े लेवल पे हुआ, और इस तरह से लगातार जॉर्ज सोरोस बदनाम होते गए। उसने थाई इकोनॉमी को भी गिरा दिया, और ये वो तरीका था जिससे बाबा बहुत सारा पैसा इसी तरह से लेके आता। उसने सारे येन, जापान, वापान सबको उसने धराशायी कर चुका है। ये पैसा जो है इस तरह से वो कमाई करता है, और 40 साल से जो आदमी 20% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे रहा है, तो वो खुद भी कुछ कमा रहा होगा। कितना कमा रहा होगा सोचिए। 1 साल 20% जा सकते हो, 40 साल लगातार। बुढ़ऊ का बचपन जो है, वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। अब आप समझिए कि इस पैसे का वो इस्तेमाल पॉलिटिकल तरीके से कैसे करता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। बुढ़ऊ का बचपन, जब समझना पड़ेगा बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़बरदस्ती आप तो समझना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। उसका भाव समझ लेते हैं। बुढ़ऊ का बचपन बड़ा खतरनाक बीता था। हंगरी से वो आते हैं। हंगरी पे हिटलर ने हमला किया। यहूदी थे, जान बचाकर भागे, और उनके मन में बचपन से ही एक घृणा हुई जाति और नस्ली हिंसा, अंध राष्ट्रवाद, और किसी भी देश को सिर्फ इसलिए दुश्मन मान लेना क्योंकि वहाँ के लोग मेरे जैसे नहीं हैं। पाकिस्तानियों से उदाहरण के लिए, वो बेचारा मरा जा रहा है, वहाँ महंगाई के कारण सब कुछ हो रहा है। वो एक आदमी जो गधे पे सामान ले जाके बेचता है पाकिस्तान में, वो पहले ही धार्मिक अंधविश्वास, दूसरी चीज़ों का मारा हुआ है। उसके बुरे की मैं सिर्फ इसलिए कामना करूं क्योंकि वो सीमा के पार बैठा हुआ है। उसके बुरे की मैं इसलिए कामना करूं, अभी वहाँ पे एक सज्जन है, वो भगत सिंह के जो जन्मस्थान है उसके लिए उनको शहीद का दर्जा, 50 चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं पाकिस्तान में। अब वो सिर्फ पाकिस्तानी है, इसलिए उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है। तो किसी से सिर्फ इस आधार पे नफरत करना कि वो हमारे किसी ऐसे देश की सीमा में रहता है जिससे हम नफरत करते हैं, जबकि काम दोनों तरफ की सरकारें कर रही हैं, गलत सही जो भी कर रही हैं, ये नेशनलिज्म है। तो वो आदमी ये जानता था कि किस तरह से नस्लीय नफरत वो झेल कर आया। तो उस आदमी ने अपने यहाँ से ये तय किया कि मैं जो पैसे कमाता हूँ, उस पैसे का मैं सही इस्तेमाल करूँगा। सही मतलब जॉर्ज सोरोस की नज़र में, मेरी भी नज़र में कुछ कुछ सही ही है। वो अभी तक 30 अरब डॉलर दान दे चुका है। चैरिटी में 30 अरब डॉलर लगा चुका है। चैरिटी में लोग 2 तरीके से पैसा लगाते हैं। एक आदमी है, मान लीजिए कि टाटा का एक फाउंडेशन बनाया, बने हुए हमारे यहाँ पे सबके बने हुए हैं। अंबानी साहब ने भी कोई फाउंडेशन बना दिया, वो अपना कुछ पैसा उन्होंने उस फाउंडेशन को दे दिया।
दूसरा तरीका ये है कि अलग अलग एनजीओ है, आप देख रहे हैं प्रयास काम कर रहा है या ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो फंडिंग एजेंसियाँ हैं, ऑक्सफैम हैं, उनको पैसा दे दिया, लो भैया आप जाओ महिलाओं को आयरन की गोली खिलाने पे काम करो, आप जाओ बच्चों की हेल्थ पे काम करो, आप जाओ कुपोषण पे काम करो, पैसे हम आपको देंगे। तो ये जो हिंदुस्तान में एनजीओ चलते हैं उनके पास ऐसे ही पैसे आते हैं। फिर वो पैसा जब आता है तो बड़ी नज़र रखते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, लोगों को लगता है एनजीओ में पैसा लेके खा जाओ, काम मत करो। ऐसा होता नहीं है, संभव ही नहीं है। वो बीच बीच में आते हैं, मुआयना करते हैं, नज़र रखते हैं, देखते हैं आप सही पैसा खर्च कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एक एक चीज़ पे नज़र रखते हैं। और एनजीओ में आप मुनाफा नहीं कमा सकते, तो जो लोग काम करने वाले हैं उन सभी को वेतन मिलता है, भले ही एनजीओ का संचालक क्यों ना हो। तो वो सारी चीज़ें जो है मिला के एनजीओ को ये पैसे देते हैं। और दूसरा ये होता है कि आदमी अपना खुद का फंड बनाता है। जॉर्ज सोरोस जो है उसने $30 अरब अभी तक चैरिटी में खर्च किए हैं, और वो ज़्यादातर पैसा चैरिटी में लगाता है, लेकिन वो अपने ही एनजीओ में पैसे लगाता है, किसी और को नहीं देता, खुद की चैरिटी को देता है, दूसरों की चैरिटी को नहीं देता। और $15 अरब वो सिर्फ अपनी चैरिटी में लगा चुका है। $15 अरब हुआ मतलब 1500 करोड़ डॉलर, ऐसे समझिए। तो वो जो पैसा अपनी चैरिटी में खर्च करता है, उस चैरिटी में वो क्या खर्च करता है, कहाँ खर्च करता है, यहाँ पे जॉर्ज सोरोस की अपनी राजनीतिक समझ सामने आती है। जॉर्ज सोरोस चूंकि वहाँ पे झेल कर आया है नस्ली भेदभाव, नस्ली नफरत, वो इसके खिलाफ काम करता है। उसने अलग अलग पॉलिटिकल मिशन में पैसे लगाए हुए हैं, उसने अपने अलग अलग हेल्थ केयर में पैसा दिया हुआ है, एग्रीकल्चर में दिया हुआ है, और कई जगहों पे मीडिया संस्थानों को भी उसने फंड किया हुआ है। चैरिटी लो भाई, दान लो, आप अच्छे से मीडिया संस्थान चलाओ। लेकिन सोरोस की अपनी एक विचारधारा है, वो अपनी विचारधारा के लोगों की सपोर्ट करता है, और उसको खास नफरत है दुनिया के ऐसे पॉलिटिशियन से जो समाज में नस्ली नफरत पैदा करते हैं, भेदभाव पैदा करते हैं, जो अति राष्ट्रवादी हैं। आप अगर उनके लिए, वो मुखर आलोचक है उनका, और उसके जितने भी संगठन हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। मानवाधिकार, मानवीय संवेदनाएं, रिफ्यूजीज़ के हक, इस तरह की चीज़ों पे। जैसे कि एक एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो ह्यूमन राइट वायलेशन पे काम करता है। कोई भी सिस्टम आम आदमी के ऊपर अत्याचार करेगा तो उसको पकड़ेगा। हमारे यहाँ तो उसके खिलाफ ईडी वीडी हो गई, देश छोड़ के जाना पड़ा। इसी तरह से एक और फाउंडेशन है जिसमें हर्ष मंदर हैं, जिसमें वो भी फाउंडेशन जो है वो वहीं से फंडेड है। अमर सेन जिससे जुड़े हुए हैं, वो संस्था भी जॉर्ज सोरोस से फंडेड है। जॉर्ज सोरोस जो है वो चूँकि एक समाजवादी बैकग्राउंड से आया है, तो वो अथॉरिटेरियन सत्ताओं को चुनौती देता है। डोनाल्ड ट्रंप का मुखर विरोधी था, और इसलिए विरोधी था क्योंकि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लेकर आए थे, और वो अमेरिका को सबसे अलग और बेहतर अनूठा मांगते थे। उनका विरोध किया। शी जिनपिंग जब उन्होंने एक क्लोज सोसाइटी बनानी शुरू की, शी जिनपिंग ने जब अपने देश में एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा शुरू किया और डेमोक्रेसी को कम करने की कोशिश की, जॉर्ज सोरोस ने उसका विरोध किया। पुतिन का जॉर्ज सोरोस विरोध कर चुके हैं, और इतना विरोध कर चुके हैं कि पुतिन के बारे में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध अगर रूस हारता है तो रूस खत्म हो जाएगा, रूसी साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारी बातें वो करते रहते हैं। नाजी अटैक के बाद भागे थे, इसलिए उनको खास तौर पे अलग अलग चीज़ों से नफरत है, और उनके अपने देश में उनके ही खिलाफ कानून बनाया गया है, और ये कानून है स्टॉप सोरोस लॉ। हंगरी के जो प्रधानमंत्री हैं वो सोरोस से बहुत चिढ़ते हैं, और वो ज़बरदस्त नस्लवादी हैं। वो इस हद तक नस्लवादी हैं कि वहाँ पर जो मुसलमान शरणार्थी आ रहे हैं उनका वो जमकर विरोध करते हैं, और विरोध करने तक ठीक है। उनका भी हाल में एक बयान आया था जिसमें उन्होंने नस्लवाद की सारी हदें पार कर दी, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम मिक्सअप होकर रह सकते हैं, लेकिन हम मिक्स ब्रीड नहीं बन सकते।
इस तरह के वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और वो लगातार जॉर्ज सोरोस को किसी भी तरह से हंगरी से दूर रखना चाहते हैं, और हंगरी सोरोस का जन्म स्थान है, तो उनका भी वो विरोध करते हैं, पुतिन का विरोध कर चुके हैं। तो ऐसे ऐसे कहीं कहीं जहाँ पे भी विक्टर ओरबान है वहाँ के प्रधानमंत्री ओरबान, तो जहाँ जहाँ जैसा जैसा मौका आता है, अब ओरबान कहते हैं बताइए कि हमारी विरासत हंगरी की ईसाई विरासत है, और हम इस विरासत की पवित्रता को नष्ट नहीं होने देना चाहते, इसलिए हम दूसरे धर्म के लोगों को यहाँ घुसने नहीं देंगे। उनके साथ उन्होंने बनाया हुआ स्टॉप सोरस लो। भारत में जो सोरस की अभी जो परसों वाला बयान आया है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो नफरत की राजनीति का जिक्र उन्होंने किया है। नमति, अमर सेन वाली जो संस्था है उसका नाम नमति है, मैंने अभी आपको जिसका जिक्र किया था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक अखबार ने यूएसएसआर पे भी बहुत कड़ी टिप्पणियां कर चुके हैं, और कम्युनिस्टों को भी बहुत पसंद नहीं करते हैं, और अभी उनका कहना यह है कि जो यूरोप है उसका हाल आने वाले समय में सोवियत संघ यूएसएसआर से भी बुरा होगा और विघटन हो जाएगा, और यूरोप अपने अपने विनाश का रास्ता चुन ले वगैरह वगैरह। तो बोलते रहते हैं, 92 साल के बुढ़ऊ हैं, अक्सर लोग उनको जो है भाव देते नहीं हैं। लेकिन जो है वो अभी हाल में राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा थी, बीजेपी ने एक फ़ोटो ट्वीट किया है जिसमें उनके सलील शेट्टी जो हैं, उनका जो एनजीओ है उसमें उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। उनका वो वाइस प्रेसिडेंट है उसमें सलील शेट्टी। और मैं आपको बता दूं कि जो सोरस का फाउंडेशन है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं चलाते हैं, लेकिन जो मेन संस्था है वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में फंडिंग करते हैं, और ये सज्जन जो है उसके वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ओपन सोसाइटी जो है सोरोस की, वो बहुत सारे अलग अलग तरह, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो कोरोना के टाइम पे भी उनका कुछ रोल रहा है, कुछ लोग कहीं और, क्योंकि उनके इतने सारे हाथ या पाँव हैं ना कि पता लगाना संभव है कि वो कहाँ क्या काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि वो कम्युनिस्ट हैं, लेकिन वो कम्युनिस्ट नहीं है, कम्युनिस्टों को पसंद भी नहीं करते हैं। तो मसला यहाँ पे आता है कि वो क्या हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि एक आदमी पैसे की ताकत के बल पे पूरी दुनिया में दखल रखता है, पूरी दुनिया की चीज़ों के ऊपर टिप्पणियां करता है, उसकी टिप्पणियों को स्थान मिलता है, उसकी टिप्पणियों को महत्व मिलता है। वो आदमी जहां जो चाहे वो करने की बात करता है, अलग अलग पॉलिटिकल रिजीम्स पे दखल करता है, दुनिया भर में राजनीतिक, मीडिया, हेल्थ सेक्टर, इन सब के अंदर पैसे डालकर अपनी टांग अड़ा के रखता है। और वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो पूंजीपति है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। पैसे के दम पर उसको दुनिया में एक स्पेशल ताकत मिली हुई है भाई। वो मोदी जी पे टिप्पणी कर दे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उछलने लगती है। क्यों भैया, कौन है वो यार? आज हमारा मुन्ना लाल जो दूध बांटता है सुबह सुबह, या आपकी बालकनी में अखबार की पुंगी फेंकने वाला आदमी कुछ भी कह के मर जाए, कोई सुनेगा नहीं भाई। क्यों? डेमोक्रेसी में सब बराबर हैं। ये तो भारत के नागरिक हैं, वो तो अमेरिका में बैठा हुआ है। आप तो कहते हो कि भाई हम मजबूत भारत बन गया, हमारा कितना मजबूत है कि सोरस के एक बयान से जो है वो डांसिंग हो गया पूरा। और एक बात उन्होंने बहुत सही की कि भारत की सरकार को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए अडानी मामले की। इससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा, भारत की व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ेगा और इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ेगा। ये जो इन्वेस्टर शब्द है ना, इसके लिहाज से देखा जाए तो सोरस का बयान इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आदमी भारत में निवेश करता है, एक विदेशी निवेशक है, उसकी वो राय है। अगर वो सोचता है कि भारत की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि निवेशकों को इससे दूर रहना पड़ सकता है, तो ये दूसरे निवेशक भी सोचते होंगे। एक बात मान के चलिए, सोरोस को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। सारी बातें एक तरफ, अपना धर्म, नोट, कमाई, रुपया एक तरफ, उसको चाहिए पैसा, नामा, रुपया, और वो उसके लिए काम करता है। बहुत सारी जगहों पे उसने बहुत सारी उठापटक की विरोध किया, और जब उसको दिखा उसका मुनाफा हो सकता है तो वहाँ पर वापस पहुँच गया। तो ये मान के चलिए कि अगर वो ये कह रहा है तो एक इन्वेस्टर की राय के तौर पर उसको लेना चाहिए। लेकिन इतना ज़्यादा पूंजीपति इंपॉर्टेंट होते चले जा रहे हैं सिस्टम में। हर तरफ से एक तरफ खबर आ रही है कि एक पूंजीपति पूरी सरकार चलाता है, उसके बारे में लिखा जाता है वो क्लोज एसोसिएट, प्राइम मिनिस्टर इज़ द क्लोज एसोसिएट ऑफ दिस पूंजीपति।
आप अंदाज़ा लगाइए। ये दुनिया मतलब ये नए वाले राजा पैदा हुए हैं क्या? इसको हमको समझना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी जॉर्ज सोरोस की, आपको ये समझ में आया होगी जॉर्ज सोरोस पैसा कैसे कमाता है, पैसे को कहाँ कहाँ लगाता है और जॉर्ज सोरोस के खेल क्या क्या हैं। भला आदमी है नहीं कहा जा सकता क्योंकि पूंजीपति है। वो हमारे हित में बोल रहा है नहीं कहा जा सकता, उसको अपने मुनाफे से मतलब है। क्या उसकी बात मानी जानी चाहिए? बात किसी की भी सुननी चाहिए, मानने लायक है या नहीं ये फैसला आप बाद में करते हैं, चुपचाप सुनना चाहिए। क्या वो आदमी मानवता के हित में काम कर रहा है? बात ऐसी कर रहा है, पैसे भी खर्च कर रहा है। अब उस पैसे को खर्च करने के बाद वो कहीं उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहा है पता नहीं, लेकिन एक चीज़ में सावधान रहना चाहिए, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से को दुनिया की इस प्रोग्राम को ख़त्म करते करते बता रहा हूँ, दुनिया की सारी सरकारों को, इकोनॉमी है जरा सा भी मैनिपुलेशन आप करोगे, खेल करोगे, अंदर खाते कुछ करोगे, आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। ये जो गिद्ध बैठे हुए हैं ना बड़े बड़े पूरी दुनिया में इन्वेस्टर जिनके पास बहुत पैसा है, उनके लिए आपको गिराना बहुत आसान है। इसलिए भगवान के लिए किसी भी तरह का कोई भी घोटाला, कोई मैनिपुलेशन, कोई खेल करने से बचें। ब्रिटेन जैसे शातिर लोगों का देश जॉर्ज सोरोस से बच नहीं पाया था, ये उदाहरण हमारे सामने है। नमस्कार, जय हिंद।